हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, एन आईपीएस ऑफ बैच 2019, सिद्धार्थ नाहर जी। ही इज करंटली पोस्टेड एज एएसपी सिलचर। स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आईक्यू पर, और वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर फॉर अस विद योर जर्नी एंड योर एक्सपीरियंसेस ऑफ यूपीएससी सीएसई। सो वेलकम। Thank you so much. I'm glad I got a chance to interact with this team of Study IQ. Thank you for this opportunity. मैं सभी को बता दूं तो ही इज एन इंजीनियर, ही वाज वर्किंग एंड साथ में काम करते करते ही थॉट ऑफ गिविंग यूपीएससी सीएसई। तो कह सकते हैं कन्वेंशनली यू स्टार्टेड अ लिटिल लेट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई रादर देन मोस्ट ऑफ द पब्लिक। हाँ, कन्वेंशनली काफी लेट स्टार्ट किया मैंने, बिकॉज आजकल तो पीपल इन कॉलेज फर्स्ट ईयर उन लोग को भी पता रहता है कि एग्जाम देना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बट मेरा ऐसा कोई ड्रीम कभी था ही नहीं। इनफैक्ट जब तक मैंने जॉब पहला स्टार्ट नहीं किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट एसपी नाम की कोई पोस्ट भी होती है, डिस्ट्रिक्ट कैसे चलता है, कभी आइडिया रहा नहीं, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही कि कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काम पड़ा नहीं, तो कभी आइडिया नहीं रहा। पर जब पहली जॉब में गया वहां पे, तो मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो होती है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। तो वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो एक आईएएस ऑफिसर हैं अभी इनफैक्ट। सो सर को देख के मुझे लगा कि इतने यंग एज में सर ने इतना हाई पोजीशन अचीव किया है। एंड तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है डिफरेंट उनमें और बाकी लोगों में कि वो डायरेक्टली इतना हाई पोजीशन पे आ गए हैं। तो फिर मेरे एक कलीग हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर का बैकग्राउंड क्या है, क्या हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, किया क्या है। तो इनफैक्ट लकीली वो इंसान जिसने मुझे आंसर दिया वो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसने बताया कि अच्छा, आईएएस का एक एग्जाम होता है, वो आप क्लियर करते हो, फिर आप गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हो, एंड जो भी पीएसयूज होती है मोस्टली उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट टू दैट पोजीशन। तो समझ में आया, अच्छा ओके, ऐसी कोई चीज भी होती है। एंड देन फिर मैंने उनसे पूछा क्या होता है, कैसे होता है एग्जाम क्या वगैरह, तो उन्होंने बताया। तो मुझे लगा कि ठीक है, कभी सोचेंगे देने का। फिर 2 साल जॉब चलती रही, कभी आइडिया ख्याल आया नहीं, क्योंकि पहली जॉब थी, सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, लाइफ अच्छी चल रही थी, तो कभी आइडिया गया नहीं। तो 2-3 साल बाद रियलाइज किया कि नहीं, एग्जाम देना चाहिए। फिर पता किया, थोड़ा बहुत देखा इधर उधर। फिर मैं थोड़ा सा लीव लेके दिल्ली गया कोचिंग करने, क्योंकि कुछ आइडिया तो था नहीं, तो दिल्ली कोचिंग करने गया। तो वहां पे मैंने एक इंस्टीट्यूट है वहाँ ज्वाइन किया था, आई वोंट टेक द नेम। वहाँ ज्वाइन किया मैंने, 2 महीना पढ़ाई भी करी, बट आई रियलाइज के कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे लिए नहीं बना है। आई एम श्योर कोचिंग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट आई रियलाइज मैं कोचिंग के लिए नहीं बनाऊँ, मैं सेल्फ स्टडी करके ही कुछ कर लूंगा। और थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस भी था मेरे अंदर कि मैं तो अच्छा रहा हूँ पढ़ने में, तो मैं तो निकाल लूंगा एग्जाम टाइप। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, उससे पढ़ा, बट वो 2015 वाला अटेम्प्ट ऐसे ही मस्ती मजाक में दे दिया। मीनवाइल मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी गुड़गांव में। वहां पे उनके साथ काम कर रहा था, एक नया ही फील्ड था मेरे लिए। काम करता गया, 2016 वाला अटेम्प्ट भी ऐसे ही मस्ती मजाक में दे दिया। अ, वो भी नहीं हुआ, फिल्म होना ही नहीं था। फिर ऐसे करते 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 2017 आ गया, आई गॉट मैरिड इन 2017। एंड बस 2017 was a turning point as far as the journey of UPSC was concerned, because me and my wife, we were just having tea one day in the evening, and she told me one thing कि सिद्धार्थ, तुमने ना लाइफ में जो भी चीज उठाई है उसको कंप्लीट करी है, उसको अचीव किया है, बट तुमने वो 2 अटेम्प्ट ऐसे ही फालतू में दे दिया और उस जर्नी को तुमने अधूरा छोड़ दिया बीच में। तो ना वो बात मेरे को भी क्लिक करी, मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही कह रही है, मतलब मैं कोई चीज आधी अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ। तो फिर हम लोगों ने 2-3 दिन डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने मूड बना लिया कि चलो मैं एक बार 2018 का पेपर, वन लास्ट अटेम्प्ट सीरियसली दे दूंगा। फिर बात आई कि काम कैसे मैनेज होगा। नई नई शादी हुई थी, तो वाइफ फैमिली सबको टाइम देना पड़ता है। गुड़गांव में था मैं उस टाइम पे, तो इन लॉज भी मेरे दिल्ली में ही रहते हैं, तो सोशल फंक्शन, सोशल गैदरिंग्स वगैरह सारी रहती है। तो 2-3 दिन हमको लगा फिगर आउट करने के लिए, तो वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। शी सेड मैं सब देख लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम में घुस जाओ, पढ़ाई करो, अपना काम करो, पढ़ाई साथ में करो, विल सी व्हाट कैन बी डन। एंड दैट्स हाउ बस वो जर्नी स्टार्ट हुई। एंड बस वो चलता गया, एग्जाम दे दिया, और वो बाय गॉड्स ग्रेस हो भी गया।
So that is precisely छोटी सी जर्नी थी मेरी. This is actually very beautiful. It's very different from the conventional stories when people actually start. और हम कह सकते हैं कि your wife has been a driving force for you कि आज आप हमारे साथ बैठे as an IPS officer. I think she's the only reason I'm here. Of course, my parents also supported a lot. It was kind of, they also wanted me to give the exam and clear it. But वो जो एक kick था ना, वो मेरी wife दिव्या ने मुझे दिया उस time पे, and that's the reason I'm here today. The moment ये चीज ट्रिगर हुई बिकॉज यूपीएससी की तैयारी करना ही बहुत बड़ी बात होती है, वो पूरा माइंड मेकअप करना. आपने भी जैसे कहा कि पूरा प्लान आउट किया कि हाउ इट हैज टू बी. तो आइडिया क्या था सिविल सर्विसेज का? मतलब यू वर मोटिवेटेड इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपने दे किया था, बट कहते हैं ना इफ यू आर वेरी क्लियर विद द आइडिया ऑफ सिविल सर्विस. Frankly, I tell you, I don't want to lie on this show. I never had any particular idea that this is why I want to do civil services, or this is the reason I want. कुछ people, some people are there जिनका बचपन से सपना होता है कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है. मेरा ऐसा कोई frankly सपना था नहीं. It's just that I found this job as a good opportunity to do something in life, and I thought it's a very competitive exam, and I should try my hand at this. And that was the only thought in my mind. I had no any big plans or any idealistic attitude, nothing like that. That wasn't my motivation that time. My motivation was just to clear the exam and get into the service. That's it. सर जैसे आपने बताया कि आपका कोई ऐसा फिक्स आइडिया नहीं था, यू वांटेड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, लेकिन अगर हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स के देखें तो सिविल सर्विस को एक चकाचौंध की नजर से देखा जाता है. नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विस, तो what do you think the important points aspirants should already know before preparing for the examination? They should already be prepared for the challenges, कि ये सिर्फ चकाचौंध नहीं है. ये आपने ना बहुत सही मुद्दा उठाया है. अभी इनफैक्ट आजकल के जो सोशल मीडिया का जमाना है उसके अंदर ये चीज एस्पिरेंट्स को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आजकल क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे लोग कुछ भी स्टोरीज देखते हैं, आईएएस ऑफिसर एंट्री, आईपीएस ऑफिसर एंट्री, एंड वो सारा चकाचौंध सल्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है. दैट इज ऑल ट्रू, वो होता है. बट क्या है ना, वो बहुत टेम्पररी चीज है जो आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती है एक ऑफिसर की लाइफ का. वो शायद उसके दिन का 2 मिनट या 3 मिनट का हिस्सा है. उसके अलावा दिन में 24 घंटे और हैं जहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है. बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लोगों से डील करना पड़ता है. काफी बार फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि आप स्पेशली इन पुलिसिंग में बात कर रहा हूँ, तो पुलिसिंग में यू डील विद लॉट ऑफ क्रिमिनल्स एंड बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. तो वो माइंडसेट बहुत अलग होता है. प्लस आपका फैमिली लाइफ चल रहा है, काफी बार वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती है, तो आप कहीं सेटल डाउन नहीं हो पाते. तो ये काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सर्विस में एंटर करने के बाद समझ में आते हैं. सो सिर्फ एक ये चकाचौंध और ये सोशल करेंसी जो हमको मिलती है सिलेक्शन के बाद के, रिश्तेदार पूछने आ रहे हैं, सब लोग आपके घर मिलने आ रहे हैं, आपको हर जगह इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो एक टेम्पररी चीज होती है. वो वाली चीज ना आप सिलेक्शन के 4 महीने बाद वो आपको इतनी इंस्पायर नहीं करती. सो आई थिंक उसके पीछे नहीं जाना चाहिए. इफ समबडी रियली वांट्स टू सर्व द सोसाइटी, वी आर सिविल सर्वेंट्स, वी आर एक्चुअली सर्वेंट्स ऑफ पीपल. तो अगर आप सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हैं तो ये सर्विसेज आपके लिए एप्ट है. अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आई थिंक आपको कोई और दूसरा करियर ऑप्शन देख लेना चाहिए. एंड ये बात जितनी जल्दी समझ जाए एस्पिरेंट्स उतना अच्छा है. ऑल्दो सर आपने कहा कि यू वर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट सर्विसेज आर, बट कितना जरूरी है कि आप जब डाक भरते हैं तो हर सर्विसेज के बारे में जानना. और सिंस अगर आप आईपीएस में हैं तो द एक्सपेक्टेशन दैट यू हैड व्हाइल राइटिंग इन योर प्रेफरेंसेस एंड नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विस, तो आर दे इन हार्मनी? काइंड ऑफ. मैंने जब अपना डाक भरा था तो मैंने इंटेंसिव रिसर्च किया था, काफी सर्विसेज के लोगों से बात किया था, एंड उनसे पूछा था कि सर्विस कैसा रहता है, काम क्या रहता है, लाइफस्टाइल क्या रहता है आपका. वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स, पर्सनल फ्रंट पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी मैंने उनसे काफी सवाल पूछ के एक बैलेंस्ड डाक भरा था मैंने. मेरा पहला प्रेफरेंस फॉरेन सर्विसेज था. अपेरेंटली वो नहीं मिला मुझे, बट इसीलिए मैंने अपना अकॉर्डिंगली प्लान. बहुत लोगों ने बोला कि पहले तो आईएएस भरते हैं, तुम फॉरेन सर्विस क्यों भर रहे हो? मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी बात करी लोगों से एंड मुझे शायद वो प्रोफाइल ज्यादा सूट कर रहा है, सो इसलिए मैंने वो भरा. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाक भरते टाइम सारी सर्विसेज के बारे में एक आइडिया लगा लें.
यूट्यूब चैनल्स देखें या किसी से बात करें, उससे आपको फेयर आइडिया आता है आपके सिलेक्शन के बाद लाइफ कैसी होगी। मेरा एक फ्रेंड, आई आई वांट टू कोट हियर, वो रेवेन्यू सर्विस में है, एंड अभी उसका अचानक वो मन करता है कि यार बिना सोचे समझे मैंने भर दिया, एंड मेरे को तो कुछ और सर्विस मिल जाता है ना, वो सोच रहा है कि फिर से एग्जाम देगा। तो बाद में रियलाइज करने से बेटर है आप पहले ही सोच के एक सही सर्विस चूज कर लें। So we have been always curious कि किस तरीके से पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन होता है, हाउ इंस्टेंटली दे रिएक्ट। वेरी क्यूरियस टू नो कि आप असम में पोस्टेड हैं। असम में कंडीशंस आर डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट एंड सेंसिटिव आल्सो। So how different is policing in Assam from rest of the places? So conventionally, the policing in Assam is very different as compared to other states, because Assam historically has been affected by a lot of insurgency. There have been a lot of insurgency related incidents. Violence has been there, which have not been there in other states. So Assam police काफी सालों तक operations में ज्यादा involved रही थी against insurgents, and वहां पे उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर क्राइम में शायद इतना नहीं था जितना इंसर्जेंसी में असम पुलिस काम कर रही थी। सो दैट इज वाई असम पुलिस के लिए काम करना और एक बाकी डिफरेंट स्टेट के लिए काम करना बहुत अलग हो जाता है। ये सेम चीज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, या जो हमारा नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहां पे पुलिस एक अलग स्टाइल से काम करती है। नॉर्थ ईस्ट में पुलिस एक अलग स्टाइल से काम करती है, JNK पुलिस का एक अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है। सो हर स्टेट की पुलिसिंग बहुत ज्यादा अलग है, एंड दैट इज द रीजन असम पुलिस में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पुलिसिंग से काफी अलग रहा है। So, जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली एवरी स्टेट हैज देयर ओन हिस्ट्री। तो अगर मैं कन्वेंशनली दिन में पूछूं कि अगर कोई ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या क्विक सेट ऑफ रिस्पॉन्स होता है? और अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें, ऑब्वियसली वी वोंट अंडरस्टैंड एज अ लेमन, बट स्टिल इफ यू कैन। सो यूजुअली ऐसा होता रहता है, कभी पुलिस इज अ 24/7 जॉब, क्योंकि क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी हो सकता है। तो कभी रात में 2 बजे, कभी दिन में लंच करते टाइम, शाम को डिनर करते टाइम, कभी भी कुछ भी हो जाता है, इमरजेंसी कॉल आता है दैट आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली हमारा पहला एक्शन यही रहता है कि जैसा भी हम एसपी हैं, तो जो थाना प्रभारी होता है जिसको हम SHO बोलते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होता है, एंड वहां से हमें फोन आता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है, एंड इमीडिएटली आई लीव द हाउस आफ्टर पुटिंग ऑन माय यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरा जो गाड़ी वगैरह रहता है दैट इज ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय आउटसाइड द हाउस ओनली, बिकॉज कभी भी निकलना पड़ सकता है। सो इमीडिएटली विद इन 2 or 3 मिनट्स हम लोग निकल जाते हैं, इंसिडेंट साइट पे पहुंचते हैं, एक बार जायजा लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है वहां पे, क्या लोगों का कोई जेन्युइन कंसर्न है, क्या दो कम्युनिटीज की आपस में लड़ाई हो गई है, या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या किसी नए रूल की वजह से पब्लिक को उससे कोई शिकायत है। तो वो जाके हमारा पहला काम रहता है कि उनसे उनकी बात समझें, बिकॉज जब तक हम उनकी बात नहीं समझाएंगे हम उस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जाके वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जाते ही लाठीचार्ज कर दिया, ऐसा वैसा कर दिया, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। जाके सब स्टेक होल्डर से मिलना, जो गांव के प्रधान हैं, जो NGOs हैं, उन सब से मिल के बात करके फिर उस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। फिर DM सर या DM मैम को हम कॉल करते हैं, उनका इंटरवेंशन चाहिए होता है, SP सर या मैम वो आते हैं, या और भी कोई स्टेक होल्डर है जो उनकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, उनको बुला के फिर बातचीत की जाती है। बट जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है, पुलिस हमेशा वहीं रहती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की जान या माल की हानि हो किसी को, एंड इसीलिए 24 घंटे पुलिस वहीं रहती है फिर। Yes, we salute all the police forces, our police fraternity for being alert 24/7. So I salute each and everybody today on your behalf. Sir, you have अभी आपको सर्विस में आए हुए बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, बट any incident you would always remember, you have solved some case, and that's going to be forever into your memory. Uh, this was uh, this was a case. I'll not go into the details, but that has shaken me from the inside, and I want to share that story. So we usually go for night patrolling, sometimes 3 days a week or maybe 4 days a week. So there was a night I was just out for patrolling at around 12:30, and on an open road there was an auto rickshaw going on.
going towards the city, outside the city. And my gunman, or the PSO as we call him, he told me that, sir, this area, इस इतनी रात को इतनी इस इतना लेट कोई ऑटो नहीं चलता है यहाँ पे। तो मुझे भी शक हुआ कि अगर रात को ये कह रहा है, क्योंकि वो लोकलाइट था, तो उसने कहा कि सर रात को अगर ऑटो नहीं चलता है, तो मैंने उसको गाड़ी आगे लेकर मैंने ऑटो को रुकवाया। एंड ऑटो रोका तो देयर वाज अ माइनर गर्ल, एंड देयर वर थ्री मेन विद हर एंड they were just going, and I stopped. I said, "कहाँ जा रहे हो?" Just doing a normal inquiry, and जब थोड़ी बहुत बातचीत करी, पूछा, थोड़ा उनको ग्रिल किया 4-5 सवालों से, तो वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। एक झूठ बोला तो फिर वो पकड़ में आने लग जाता है, बाकी सारे सवाल भी झूठ आने लग गए। तो पता ये लगा कि वो लड़की रात को अकेली घर से भागी हुई थी, एंड दीज मेन वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हर। एंड जिस तरह से मुझे उनकी बात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते थे वो। सो मैंने तुरंत लोकल टीम को बुलाया, सेफली उन लोग को थाने लेके गए, हम लोगों ने केस रजिस्टर किया। एंड उस लड़की के पेरेंट्स को, उस लड़की से हमने पूछा कि आप कहाँ कहाँ रहते हो, पेरेंट्स कौन है आपके, घर में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर। एंड सिंस वो लड़की खुद घर से भागी थी, वो इतनी डर गई थी कि एक तो पुलिस ने पकड़ लिया, और दूसरा घर से भागी हुई थी, तो अभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे तो और डांट पड़ेगा या शायद मार भी पड़े उसको। बहुत हमारी जो वुमेन कांस्टेबल थी, उनको बुला के बिठा के हमने उनसे, उस लड़की से उनका पेरेंट्स का डिटेल निकलवाया। उस लड़की ने अपने भाई का नंबर दिया हमें कि आप इनसे बात कर लीजिए। हमने उनके भाई को फोन किया, पूरा इंसिडेंट बताया। तो उसके भाई ने हमको बताया कि सर हमारी बहन तो काफी दिनों से गायब है, और हम ऑलरेडी रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। सो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस उस दिन रात को वो हम लोगों ने ऑटो देख लिया, एंड नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स उसे लेकर चले गए। फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटी थी वो हुई। बट दैट नाइट आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि जो चीजें हम फिल्मों में देखा करते थे या अखबारों में पढ़ा करते थे कि इस तरह से बहुत बुरी चीजें भारत में हो रही है, वो पहली बार लाइफ में जब मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, तो मैं शॉक रह गया। बट उस दिन रात को जब 3 बजे घर आया, तो बहुत सेटिस्फाइड था कि भले ही उस दिन शायद खाना नहीं खाया, बहुत लेट हो गया, जो भी हो गया, बट आज जो ये फीलिंग है, ये कभी नहीं मिल सकती आपको, जो किसी को हेल्प करने के मिलती है। एंड दैट वाज वन इंसिडेंट दैट चेंज माय होल पर्सपेक्टिव अबाउट पुलिसिंग। डेफिनेटली सर, ये हमारे लिए भी काफी अलग से इंसिडेंट था। और आपने जैसे कहा कि हम जैसा फिल्मों में देखते हैं, आपने ऑल्सो इनकाउंटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। सर, ये तो हमने बात कर ली अभी तक की जो जर्नी रही है, एंड डेफिनेटली वी विश यू गुड हेल्थ कि और भी ऐसे केसेस यू सॉल्व। मैं थोड़ा सा यूपीएससी जर्नी की तरफ आऊंगी। हमेशा थोड़ा सा ये आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि जब इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, तो वहां पे किस तरीके से एटमॉस्फेयर होता है, कैसे डील करना है। और कहते हैं ना कि व्हाट यूपीएससी बोर्ड इज लुकिंग इन एन कैंडिडेट। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, if you can tell what exactly is UPSC board looking in a candidate, and they can prepare accordingly. So जिस तरह से हम सुनते आए हैं, मोस्टली हम थर्ड स्टेज को इंटरव्यू कहते हैं एक कॉमन लिंगो के अंदर, बट बेसिकली जिस तरह से आपने बताया, वो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिस इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरव्यू। एंड it is not a knowledge based test, because knowledge, UPSC has already checked in your prelims examination, in your mains examination, you've already showed that you know what was supposed to be known. Now this test is basically judging you as a personality. What kind of a person are you? How you respond, how you handle a stressful situation. Are you upfront, honest when you give the answer, or you're trying to make up an answer and trying to confuse the board? And I think not a lot of people agree with me on this, but I think it is also a way of how you present yourself, the kind of clothes you wear, the way you put on your tie, the kind of watch you wear. It's a mix of all these things, because they want a complete package. I've seen people going to interviews with a sports watch. Probably they think it is right, but I'm very conscious about clothing, so I think this is a very important aspect of how you present yourself physically, as well as in your conversation. So that's pretty much it. My interview was very very relaxed.
It wasn't a very harsh interview. Since I had a lot of experiences in life with my education, with my work, and my hobbies were also a little off the beat. So most of the questions were rolling around here and there only, and that's how it ended. I didn't even realize when my interview ended. It was a very pleasant conversation with my. You mentioned about hobby. You have a very unusual hobby. अगर आप उस हॉबी के बारे में थोड़ा सा बताएं एंड मैं सभी से चाहूंगी कि सर से ही आप सुने वो हॉबी और कितना इंपॉर्टेंट है एक हॉबी का होना बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सर्च प्रोफाइल तो आई हैव आल्सो हर्ड दैट हॉबी फॉर द फर्स्ट टाइम So yeah, I have two hobbies. So first one, which is a hobby and a part of my lifestyle also, which I called minimalism, which is like using the minimum resources that you actually need in your life and cutting off all the extra clutter from your life. Uh, just for an example, if you take clothing, there are a lot of unwanted clothes in our wardrobes usually. I don't have that. I know I just want to wear these two brands and these few colors, and that's all I have in my wardrobe. In the morning, I don't even have to think before picking up the clothes. I just take it out and wear it. That is one part of following minimalism, that you don't have to waste your time on all these extra kind of things. And same I use in my UPSC preparation also, that keep the books bare minimum. That बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना. भगवान भी आके बोल देगा कि सिद्धार्थ ये किताब पढ़ ले, तो मैं नहीं पढ़ूंगा. मैं कहा मैंने डिसाइड कर लिया ये पढ़नी है, मतलब यही पढ़नी है. So it is not it's a balancing point between over consumerism, that आपको जरूरत नहीं है 50 टी शर्ट की, फिर भी आप 50 टी शर्ट खरीद रहे हैं. एंड इट इज ऑल्सो नॉट बीइंग लाइक अ साधु और योगी कि आप कोई पोजेस ही नहीं कर रहे हैं लाइफ में. सो एक बैलेंसिंग पॉइंट है कि जितना जरूरत है उतना लो, एंड जब जरूरत हो उतना लो. सो that's what minimalism is about. In brief, there are a lot of aspects to it. We've heard कि हॉबी होना कितना इम्पोर्टेंट है. पीपल मेकअप ऑल्सो देयर हॉबीज इंटरव्यू पे जाने से पहले. तो how much it is recommended to make a hobby or either leave that blank? देखिए, ब्लैंक छोड़ने से बेटर तो है कोई हॉबी बना ही ले. क्योंकि किसी ने, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी तो होती है. ऐसा नहीं है कि किसी की कोई हॉबी नहीं होती. किसी को शायद टीवी देखना भी एक हॉबी है, सो प्रॉब्ली वो लिख दें. बट मेक श्योर कि आप जो लिख रहे हैं ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप यही बोल रहे हैं कि मैं खाली टाइम में टीवी देखना पसंद है, तो फिर टीवी में क्या नए सीरीज आए हैं, क्या नए डायरेक्टर्स हैं, क्या अच्छा काम हो रहा है, ओटीटी में क्या काम हो रहा है कन्वेंशनल सिनेमा के अगेंस्ट. तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए. आप वहां जाके ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो मुझे पता नहीं है, या कोई आपसे कोई सवाल पूछे और आप उसको घुमाते रहे वहां पे, तो वो नहीं है. बट हाँ, अगर हॉबी नहीं है तो बना लें, बट बनाने के बाद मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लें. सर, एक चीज आपने मेंशन की थी इंटरव्यू के दौरान कि 2017 एक टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि 2018 का अटेम्प्ट सीरियस देना है. पिछले अटेम्प्ट्स और इस अटेम्प्ट्स में क्या डिफरेंस आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस हुए? और कहते हैं ना यूपीएससी इज एन इवॉल्विंग जर्नी, तो अगर वो आपकी पर्सनालिटी में भी क्या इवोल्यूशन हुआ उस प्रिपरेशन के दौरान विच हेल्प यू इवेंचुअली, और सभी के लिए क्या रिकमेंडेड है कि इफ दे हैव वन अटेम्प्ट, वन लास्ट अटेम्प्ट या पहला अटेम्प्ट, तो क्या चीजें करनी है? देखिए, एज सच मेरी पर्सनालिटी में कुछ ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था. मैं जैसा पहले था मोटा मोटी वैसा ही था. बस ये था कि ये अटेम्प्ट में मेरा फोकस एकदम हाइपर फोकस हो गया था कि बस ये करना है, मतलब करना है. वो वाला एटीट्यूड मेरा पहले किसी भी अटेम्प्ट में नहीं था, क्योंकि सीरियसनेस नहीं थी हमारे अंदर. ये वाला अटेम्प्ट एकदम हाइपर फोकस वाला था, एंड आई थिंक बस उसी वजह से आई थिंक मेरा सिलेक्शन हुआ है, कि मैंने अपना जो भी था उस टाइम दिया, एंड बस यही चेंज रहा. बाकी मैं ऐसा, मेरा लाइफ एज यूजुअल पहले भी चल रहा था, उस टाइम भी चल रहा था. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम मजे नहीं किए. मैं मतलब पूरे प्रिपरेशन के दौरान 2 इंटरनेशनल ट्रिप मार के आया हूँ. घूमना फिरना सब चालू था. ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी लाइफ को कट ऑफ कर दिया था. बट पढ़ाई के लिए मैं हाइपर फोकस था कि अगर 5 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो फिर ऐसा पढ़ रहा हूँ कि फिर कुछ नहीं दिख रहा. वो एक एटीट्यूड था मेरा. सर, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, लाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, हाउ लाइफ चेंजेस, और प्रिपरेशन के दौरान भी आपकी जर्नी. हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे?
प्रिपरेशन के लिए तो आई थिंक ऑलरेडी काफी बात करा था मैंने। मैं बस एक जो सजेशन सब एस्पिरेंट्स को देना चाहूंगा कि आप इस एग्जाम को देने से पहले ये फिगर आउट कर लें कि आप सच में एग्जाम क्यों दे रहे हैं, एंड आपका पर्पस क्या है इस एग्जाम को देके आगे करने का। क्योंकि आप बाद में आके लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है काफी लोगों के साथ कि सिलेक्शन के बाद जब आप ग्राउंड पे पोस्टिंग होती है तो आपको एक रियलिटी हिट करती है जो आपको प्रिपरेशन या जो इनिशियल चकाचौंध के टाइम समझ नहीं आती। और जब वो रियलिटी आपको हिट करती है तो आपको लगता है कि क्या मैं यहाँ इसलिए आया था, एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस टाइम पे। तो आई थिंक आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं, आपकी लाइफ पहले और बाद में कैसी रहेगी, सो दैट एक आपको शॉक ना लगे बाद में आके। आई थिंक बस अपना पर्पस फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आजकल देखिए मैम, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है इंडिया में। सो आई थिंक अगर कोई इस चीज को नहीं फेस कर पा रहा बाद में, तो आई थिंक देयर आर अदर बेटर करियर ऑप्शंस देन सिविल सर्विसेज। Thank you so much, sir, for speaking to us and giving very important message कि आप क्लियर रहें किस लिए आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। और अगर वो मोटिव क्लियर है तो शायद प्रिपरेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। इट्स नॉट अ बर्डन। Thank you so much, sir, and the entire team wishes you good health, good luck, and thank you so much for joining us.